वेलकम प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्लासेस में। हम लोग भारतीय इतिहास की कक्षाओं का अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन की चर्चा कर चुके थे। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन। ठीक है, सामाजिक जीवन जो था वो क्या था उत्तर वैदिक काल का? वो तो ऋग वैदिक काल के सामाजिक जीवन और उत्तर वैदिक जो संस्कृति थी, इन दोनों का सामाजिक जीवन लगभग क्या था? समान था। बस ऋग वैदिक काल में हमारे 3 वर्णों का जिक्र मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक जो हमारी संस्कृति स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे शूद्र का भी उल्लेख मिलना प्रारंभ हो गया, यानी कि 4 वर्णों का उदय हो जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो वर्ण व्यवस्था थी वो अब कर्म आधारित ना होकर के क्या हो गई थी? जाति प्रधान हो गई थी। यानी कि वर्णों का विभाजन अब जातियों के आधार पे होता था, यानी कि जो जिस जाति में जन्मा उसकी जाति वही होगी। और उसके बाद में ये सभी क्या थी? बाकी जो सामाजिक स्थिति थी वो समान थी। उसके बाद अब जब हमारा जो उत्तर वैदिक सभ्यता है या उत्तर वैदिक संस्कृति है, इसमें क्या होता है? अब जब वर्णों का आरंभ हो चुका है, तो क्या होंगे? जो ब्राह्मण लोग होंगे वो बड़े बड़े यज्ञ करवाएंगे, और यज्ञों की भी अब शुरुआत हो चुकी है। जैसे राजसूय यज्ञ हो गया, अश्वमेध यज्ञ हो गया, तो अब बड़े बड़े यज्ञों की भी क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। और छोटे छोटे जो कबीले मिल करके वो क्या करते हैं? एक बड़े क्षेत्रीय जनपद का निर्माण करते हैं। जैसे जो एक भरत कबीला था इस समय का सबसे शक्तिशाली कबीला, और कुरु कबीला, ये दोनों मिलकर के एक कुरु का निर्माण करते हैं। यानी भरत कबीला और पुरु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? कुरु का निर्माण करते हैं। उसी तरह से क्या होता है? तुर्वस और क्रीवी मिलकर के क्या करते हैं? पांचाल का निर्माण करते हैं। ये सभी क्या हो गए? अब छोटे छोटे कबीले मिलकर के एक क्षेत्रीय या क्षेत्र का निर्माण कर रहे हैं। और जो राजा होते थे, फैले होते थे। जैसे उत्तर में राजा की कुछ और उपाधियां थी, दक्षिण में कुछ और उपाधियां थी, और पूरब में जो राजा स्थित होते थे उनकी कुछ और उपाधियां थी। तो इन उपाधियों की भी चर्चा हम लोग क्या करेंगे? सामाजिक जीवन में करेंगे। और जब इसमें उत्तर वैदिक जो हमारी सभ्यता है, इसमें क्या मिलता है? राजत्व का दैविक सिद्धांत। राजत्व का दैविक सिद्धांत क्या था? जब राजाओं का राज्याभिषेक होता था, राजा का राज्याभिषेक किया जाता था, तो ब्राह्मण उस समय कुछ मंत्रों का उच्चारण करते थे। और ब्राह्मण जिन मंत्रों का उच्चारण, इन मंत्रों का उच्चारण क्यों करते थे? क्योंकि राजा में देवताओं के गुण आ जाए, इसीलिए ब्राह्मण लोग कुछ मंत्रों का उच्चारण करते थे। तो इसी को क्या कहा गया? राजत्व का दैविक सिद्धांत। यानी राजा में देवताओं के गुण आ जाए, इसके लिए ब्राह्मण लोग कुछ मंत्रों का उच्चारण करते थे। तो राजत्व के दैविक सिद्धांत का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग वैदिक सभ्यता में मिलता है। और क्या था ऋग वैदिक काल में? यज्ञों का भी आरंभ हो चुका था, बड़े बड़े यज्ञ होने स्टार्ट हो गए थे, जैसे राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। और उसके बाद में क्या हो जाता है? इन छोटे छोटे कबीले मिलके बड़े कबीलों का निर्माण या बड़े क्षेत्र का निर्माण करते हैं। तो इन सब पे, और हम क्या बताए थे कि वेदों की भाषा को समझने के लिए या वेदों का आसान रूप करने के लिए उपनिषद की रचना हुई थी। तो उपनिषदों की भी कुछ बातों को हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे। जैसे कि उपनिषद में का जो मूल सिद्धांत था वो क्या था? ब्रह्म सिद्धांत था। ठीक है, तो ये सारी चीजों पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए नोट करते हैं हम लोग सामाजिक जीवन या राजनीतिक जीवन। ठीक है, उत्तर वैदिक काल या उत्तर वैदिक सभ्यता या संस्कृति। ठीक है, इसका समय काल कब से कब तक था? 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक था। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन, ठीक है, राजनीतिक स्थिति की हम लोग चर्चा करेंगे। राजनीतिक स्थिति में सबसे पहली चर्चा हम लोग क्या करेंगे कि छोटे छोटे कबीले मिलकर के बड़े क्षेत्र का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे कबीले मिलकर के
छोटे छोटे कबीले मिलकर, कबीले आपस में मिलकर बड़े क्षेत्र या जनपद का निर्माण करते हैं, क्योंकि अब जो था वो जीवन क्या हो गया था, अस्थायित्व पे आ गया था। यानी अब ये लोग कृषि करने लगे थे, अस्थायी जीवन बिताने लगे थे। तो अब छोटे छोटे कबीले आपस में संघर्ष करेंगे और एक बड़ा नया रूप बनाएंगे, यानी बड़ा बनेंगे। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है, भरत कबीला। भरत कबीले का राजा कौन था, हम बताए थे ना, जो दसराग युद्ध की चर्चा किए थे। दसराग युद्ध कहाँ पे हुआ था, परुसणी यानी कि रावी नदी के किनारे हुआ था, और 10 जन, जिसमें से 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे, उनके बीच में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था, भरत कबीले, यानी कि 10 जन हो और एक भरत कबीले के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, रावी नदी यानी परुसणी नदी के किनारे, जिसको क्या कहा जाता है, दसराग युद्ध कहा जाता है, जिसमें भरत कबीले का राजा जो सुदास था वही विजयी होता है। ठीक है, ये भरत कबीला और पुरु मिल करके किस जनपद का या किस क्षेत्र का निर्माण करते हैं, कुरु का निर्माण करते हैं। ठीक है, कुरु का निर्माण करते हैं। उसी तरह से एक और कबीला मिलता है, तुर्वस और क्रीवी। तुर्वस कबीला भी था हमारा, उस समय पे बताया था, जो 5 जन आए थे उनमें एक तुर्वस थे और एक क्रीवी मिलता है, तो क्या बनाता है, पांचाल जनपद बनाता है, पांचाल। ठीक है, पांचाल जो था वो कहाँ पे, पांचाल की राजधानी उस समय क्या थी, पांचाल जो पड़ता है हस्तिनापुर में, उसकी राजधानी कामपिल्य थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नहीं, पांचाल कहाँ पे, रुहेलखंड में है। कुरु कहाँ पे पड़ता है, हस्तिनापुर में। उसके बाद हमने क्या चर्चा की है, राजत्व का दैविक सिद्धांत, यानी राज्याभिषेक के समय ब्राह्मण कुछ मंत्रों का उच्चारण करते थे जिससे राजाओं में देवताओं के गुण आ जाए। यही क्या था, राजत्व का दैविक सिद्धांत। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे कि राजत्व के दैविक सिद्धांत का जो उल्लेख है वो कहाँ पे मिलता है, उत्तर वैदिक सभ्यता में मिलता है। ठीक है, और राजत्व का दैविक सिद्धांत था क्या, ये तो हम बता दिए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे जब राजत्व का दैविक सिद्धांत देख लिए तो हम क्या, राजाओं की कुछ उपाधियां होती थी, जैसे ये क्या है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूरब में जो राजा निवास करते थे या राज्य करते थे उनको क्या कहा जाता था, सम्राट कहा जाता था। ये उपाधियां थी राजाओं की। ठीक है, पूरब में सम्राट होते थे और पश्चिम में जो राजा राज्य करते थे उनको क्या कहा जाता था, स्वराट कहा जाता था। ठीक है, पश्चिम में जो राजा राज्य करते थे उनको क्या कहा जाता था, स्वराट, और उत्तर में जो राजा राज्य करते थे उनको क्या कहा जाता था, विराट, और दक्षिण में जो राजा राज्य करते थे उनको क्या कहा जाता था, भोज। ये राजाओं की उपाधियां थी क्षेत्रों के आधार पे। और मध्य के क्षेत्र में जो राजा राज्य करते थे उनको क्या कहा जाता था, राजन कहा जाता था, राजन। तो राजन क्या था, मध्य के क्षेत्र की उपाधि, या मध्य के क्षेत्र में जो राजा राज्य करते थे उनकी उपाधि, मध्य के क्षेत्र के राजा की उपाधि। ठीक है, क्योंकि अब जो है वो जनपद का विस्तार हो रहा है, तो कुछ राजा उत्तर में राज्य करेंगे, कुछ दक्षिण में, और कुछ पूरब में, कुछ पश्चिम में। तो पूरब में जो होते थे, राज करते थे, उनको जो उपाधि मिली थी वो सम्राट की उपाधि मिली थी, और जो पश्चिम में राजा राज करते थे उनको स्वराट की उपाधि मिली थी। जो उत्तर में राजा राज्य करते थे उनको विराट और दक्षिण में भोज कहा जाता था। तथा इन सब के अलावा जो मध्य के क्षेत्रों में राजा राज्य करते थे उनको क्या कहा जाता था, राजन कहा जाता था। ठीक है, ये सभी कब के समय की बात है, उत्तर वैदिक सभ्यता की बात है। उसके बाद हम लोग क्या कहेंगे, बड़े बड़े यज्ञ, पॉइंट बना लेंगे, बड़े बड़े यज्ञ। अब बड़े बड़े यज्ञ कौन से थे, जैसे राजसूय यज्ञ हो गया, और वाजपेय यज्ञ हो गया, और एक यज्ञ हो गया अश्वमेध।
अश्वमेध यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ होने प्रारंभ हुए। अश्वमेध यज्ञ क्या था? यज्ञ के बाद में जो यज्ञ का घोड़ा होता था छोड़ा जाता था, और फिर वो घोड़ा जहां तक जाता था तो उस राजा का क्षेत्र वहां तक का हो जाता था, और उस राजा को उस घोड़े को जो रोकने का प्रयास करता था या फिर जो पकड़ता था, फिर उस क्षेत्र के राजा को क्या करना होता था? जिसका घोड़ा था उससे युद्ध करना होता था। आप लोग रामायण में भी ये चीजें देखे होंगे, ठीक है। तो ये सारे यज्ञ होने प्रारंभ हुए कब? उत्तर वैदिक संस्कृति में, ठीक है। और हाँ, जो हमारी बलि व्यवस्था थी, बलि यानी कि कर, अब वो क्या हो गई? स्वैच्छिक ना होकर के अनिवार्य हो गया, यानी कि सबको देना था। तो जब बलि अनिवार्य हो गया, यानी कि अब सबको देना है, तो बलि से जो प्राप्त लाभ होता था उससे राजा क्या करता था? कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करता था। उन अधिकारियों को क्या कहा जाता था? रत्नी या रत्निन कहा जाता था, ठीक है। उन अधिकारियों में दो अधिकारियों का जिक्र हम लोग यहाँ पे करेंगे। एक कर संग्रह करता। कर संग्रह करता मतलब जो कर को इकट्ठा करते थे, उनको क्या कहा जाता था? भागदूत कहा जाता था। और कोषाध्यक्ष जो होते थे, यानी उस कर को इकट्ठा करने का जिसके पास, मतलब जो जमा करते थे, वो क्या होते थे? कोषाध्यक्ष। उनको क्या कहा जाता था? संग्रहिता कहा जाता था। तो इस पॉइंट को भी नोट करेंगे कि बलि अब अनिवार्य हो गया। उत्तर वैदिक काल में बलि यानी कि कर क्या हो गया? अनिवार्य, यानी कि अब स्वैच्छिक नहीं, अब सबको देना है, अनिवार्य हो गया। बलि व्यवस्था अब क्या हो गई? अनिवार्य हो गई है। तो यहाँ पे लिखेंगे बलि से प्राप्त लाभ। बलि यानी कि कर, ठीक है। बलि से प्राप्त लाभ, कर से प्राप्त लाभ हम लिख दे रहे हैं। कर से प्राप्त लाभ से राजा कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की, प्रशासनिक यानी कि जो प्रशासन में भूमिका निभाए उनके राजकाज में, कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता था, या करता भी था। कर सकता था मतलब करता था। कर सकता था, ठीक है। और इन प्रशासनिक अधिकारियों को क्या कहा जाता था? को रत्निन या रत्नी कहा जाता था, ठीक है। जिन प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति राजा करता था कर से प्राप्त लाभ द्वारा, उनको क्या कहा जाता था? रत्नी या रत्निन कहा जाता था। यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे थे कि कर से प्राप्त लाभ से राजा कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता था, और जिन प्रशासनिक अधिकारियों की वो नियुक्ति करता था उनको क्या कहा जाता था? रत्निन या रत्नी कहा जाता था, ठीक है। तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में या शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कुल 12 रत्निन अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। 12 रत्निन अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। इन 12 अधिकारियों में से जो सबसे ज्यादा दो इम्पोर्टेंट है, हम उनकी चर्चा यहाँ पे करेंगे। एक बताए हैं कि जो कर संग्रह करता होता था, यानी कि जो कर को इकट्ठा करने जाता था। क्यों? क्योंकि अब जो बलि हो गया है, यानी कि कर वो अनिवार्य हो गया है। तो जो एक कर संग्रह करता, यानी कि जो बलि को इकट्ठा करने जाता था, उसको भागदूत कहा जाता था। और दूसरा क्या होता था? उस कर को इकट्ठा करने के बाद जो क्या करता था? अपने पास रखता था, यानी कोषाध्यक्ष, उसको क्या कहा जाता था? कोषाध्यक्ष को संग्रहिता कहा जाता था। तो अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से दो कौन से हैं? एक कर संग्रह करता है, कर संग्रह करता है, और दूसरा कौन है? कोषाध्यक्ष है। कर संग्रहकर्ता को भागदूत या भागदूत कहा जाता था, और इसमें कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? संग्रहिता कहा जाता था। संग्रहिता कहा जाता था।
उसके बाद में देखते हैं हम लोग कि अब जो बहुत से क्या कहते हैं, वेदों की बात जिसको समझ में नहीं आती थी उसके लिए क्या हुआ था, उपनिषद की रचना हुई थी। तो यानी कि और बहुत से यज्ञ कर्मकांडों के विरोध में भी उपनिषद की रचना हुई है। तो उपनिषदों की रचना क्यों हुई है और उसमें क्या बातें लिखी गई हैं। तो उपनिषद की कुछ बातों को हम लोग जानते हैं। जैसे पहला क्या हो गया, ज्ञान मार्ग द्वारा मोक्ष की प्राप्ति। मतलब उपनिषद में लिखा गया है कि अगर आपके पास में ज्ञान है तो आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे। यानी कि ज्ञान मार्ग द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है ये भी उपनिषद में बताया गया है। और उपनिषद में ब्रह्म सिद्धांत को बताया गया है, जो कि उपनिषद का क्या है, मूल सिद्धांत है। ब्रह्म सिद्धांत मतलब ब्रह्म का अर्थ क्या है, आत्मा, परमात्मा या प्रकृति को ब्रह्म कहा गया है उपनिषद में। ठीक है, तो उपनिषद का अगर मूल सिद्धांत पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे कि ब्रह्म सिद्धांत होता है। तो लोग देखते हैं कि बहुत से यज्ञ कर्मकांडों के विरोध में बहुत से यज्ञ कर्मकांड के विरोध में, क्योंकि अब यज्ञ कर्मकांड होने शुरू हो गए थे, यज्ञ कर्मकांडों के विरोध में बहुत से उपनिषदों की रचना हुई। की रचना हुई। इन उपनिषदों की कुछ बातें, पहला क्या है, ज्ञान मार्ग द्वारा मोक्ष की प्राप्ति। ये भी उपनिषद में ही बताया गया है। और अगला क्या कहा गया, जन्म और कर्म के सिद्धांत और पुनर्जन्म को बताया गया है। यानी कि अगर आप कोई कर्म करते हैं तो उसका सिद्धांत क्या है, कर्म के सिद्धांत और पुनर्जन्म को बताया गया है। और पुनर्जन्म को बताया गया है किसमें, उपनिषद में। ठीक है, उसके बाद में अगला क्या कह रहा है, ब्रह्म सिद्धांत को बताया गया। ठीक है, इसमें ब्रह्म सिद्धांत क्या है, ब्रह्म को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। यानी कि ब्रह्म सिद्धांत को बताया गया है, ब्रह्म को सर्वश्रेष्ठ स्थान, ब्रह्म को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। यानी कि उपनिषदों में ब्रह्म को, ब्रह्म का मतलब क्या होता है, आत्मा, परमात्मा या प्रकृति। आत्मा, परमात्मा या प्रकृति को ही क्या माना गया है, ब्रह्म कहा गया है। ठीक है, तो ब्रह्म को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। अतः जो उपनिषदों का मूल सिद्धांत है, मतलब जिसपे उपनिषद टिके हुए हैं, उपनिषदों का मूल सिद्धांत वो है क्या, हमारा ब्रह्म सिद्धांत। उपनिषदों का जो मूल सिद्धांत है वो क्या है, ब्रह्म सिद्धांत है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में ही वर्ण धर्म यानी वर्ण व्यवस्था का आरंभ हो गया। तो प्रत्येक वर्ण के लिए जो है कार्य निश्चित कर दिया गया कि मतलब इस वर्ण का व्यक्ति ये कार्य करेगा, तो इसे ही क्या कहा गया, वर्ण धर्म। तो अगर वर्ण धर्म का जिक्र आता है कि वर्ण धर्म क्या है, तो उत्तर वैदिक काल में प्रत्येक वर्ण के लिए जो कार्य निश्चित किया गया उसे ही क्या कहा गया, वर्ण धर्म कहा गया। यानी कि हर वर्ण के लिए एक अलग कार्य निश्चित हो गया और उस वर्ण का व्यक्ति वही कार्य करेगा। क्यों, क्योंकि अब जो वर्ण व्यवस्था है वो हमारी क्या मतलब कर्म प्रधान ना होकर के जाति प्रधान हो गई। यानी कि अब वो जन्म से ही क्या होगी, आधारित होगी, जन्म आधारित होगी, कर्म आधारित नहीं होगी। ठीक है,
भले आप कार्य कोई भी करें, लेकिन जिस कुल में आप जन्मेंगे वही क्या होगा, आपका वर्ण होगा। ठीक है, तो उसके बाद में ये हमारी वर्ण व्यवस्था थी जिसमें जटिलता भी आ गई थी। उसके बाद में क्या करेंगे, इसमें एक और चीज करेंगे कि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आनी शुरू हो गई थी, जो कि हड़प्पा सभ्यता और ऋग वैदिक काल में क्या थी, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता तो मात्र सत्तात्मक सत्ता थी ही, जबकि ऋग वैदिक काल जो था वो पितृ सत्तात्मक होते हुए भी महिलाओं के लिए एक अच्छी स्थिति दिखा रहा था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या होता, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आनी शुरू हो गई थी। और उसके बाद में फिर क्या देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आनी शुरू हो गई, और जो पुरुषार्थ व्यवस्था थी उसका भी आरंभ कब माना जाता है, उत्तर वैदिक काल में ही माना जाता है। पुरुषार्थ व्यवस्था कितने होते हैं, 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हीं को क्या कहा जाता है, पुरुषार्थ व्यवस्था। तो पुरुषार्थ व्यवस्था का उल्लेख भी कब मिलता है, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग क्या, पुरुषार्थ व्यवस्था की शुरुआत, पुरुषार्थ व्यवस्था की शुरुआत उत्तर वैदिक से माना जाता है। पुरुषार्थ व्यवस्था थे कितने, 4, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हीं चारों को क्या कहा गया, पुरुषार्थ। ठीक है, तो पुरुषार्थ व्यवस्था का जिक्र कहाँ पे मिलता है, उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में इसका कोई जिक्र नहीं था। जिस तरह से उत्तर वैदिक काल में ही हमारे क्या 4 आश्रमों का जिक्र मिलता है, उसी तरह से पुरुषार्थ व्यवस्था का भी उल्लेख जो है वो उत्तर वैदिक सभ्यता में ही मिलता है। ठीक है, और बाकी जो सामाजिक स्थिति थी वो क्या थी, लगभग दोनों की समान थी। ये तो हम लोग क्या कहें, पहले भी क्लास में चर्चा कर चुके हैं इस बात पे। तो अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, उत्तर वैदिक काल समाप्त होता है। अब इसके बाद किसी नए टॉपिक की शुरुआत होगी, और तब तक के लिए आप लोग उत्तर वैदिक काल का रिवीजन करेंगे और पढ़ते लिखते रहेंगे।